नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो आने वाली एग्ज़ाम है जैसे कि एसएससी, एमटीएस, सीजीएल का मेंस है, तो इन सभी एग्जाम में क्या कुछ टॉपिक आ सकते हैं उन पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चनों को लेकर डिस्कस किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जिनको भी एग्ज़ाम देना है देख लीजिए, सभी बातों को समझ लीजिए। पहला जो हमारा प्रश्न है, बाजार की दशाओं में परिवर्तन, मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो इसे हम घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। देखिए, बेरोजगारी भी आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपने चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, गौण बेरोजगारी, ये सब बेरोजगारी का नाम सुने होंगे। तो कहने का मतलब है कि जो बेरोजगारी का डिफिनेशन है कि किस प्रकार के बेरोजगारी को किस प्रकार से कहते हैं, किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, आप इस टॉपिक को करके जाइएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है इको के अंदर। अब मैं थोड़ा सा बेरोजगारी के जो अलग अलग क्वालिटी है उनको बता देता हूँ। जैसे किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव के कारण आती है बेरोजगारी, उसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। क्षमता से कम काम कर पाना, इस प्रकार के बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इनको मैंने आपको समझा चुका था एग्जाम्पल दे करके कि मान लीजिए कोई भी आदमी एक दिन में 5 पेज जो है पेपर राइटिंग का वर्क कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा फैक्ट्री है जिसमें 50 पेज पेपर राइटिंग की काम जो है पर डे किया जाता है ना, और इसमें 20 वर्कर काम पे लगा हुआ है। तो उस हिसाब से अगर 5 पेज एक आदमी कर रहा है तो करना चाहिए 100 पेज की उत्पादन, लेकिन 50 पेज में ही ये 20 आदमी लगा हुआ है। तो यानी ज़रूरत से ज़्यादा, है ना, क्षमता से कम काम कर पाना, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा किसी फर्म में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, तो इस प्रकार से जो उनके जो बेरोजगारी हमें दिखते नहीं है, वो बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है। ग्रामीण सेक्टर में काफ़ी देखा जाता है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मौसमी बेरोजगारी कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो आप बताइएगा ग्रामीण सेक्टर में और खास करके कृषि सेक्टर में। ठीक है। एक निश्चित समय अंतराल पर आने वाली बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ये भी आपके कृषि सेक्टर में ही आते हैं। इसका टाइम पीरियड फिक्स होता है। जब कोई व्यक्ति कोई भी रोजगार या कोई भी काम नहीं करना चाहता तो ऐसे बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अपने मन से बेरोजगारी उत्पन्न किया जाना ऐसा समझा जाता है, क्योंकि काम ही नहीं करना चाहता है। इसके अलावा इंटरनेशनल वनडे मैच खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है जिन्होंने 200 इंटरनेशनल वनडे मैच खेली है भारत के लिए? तो ये हो गई थी मिताली राज। अब तो मिताली राज खैर क्रिकेट से आउट हो गई है ना। इन्होंने 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन तक पहुंचने वाली भी प्रथम भारतीय महिला बनी थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 6 विश्व कप खेलने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, मिताली राज के नाम। देखिए, क्रिकेट से काफ़ी कुछ क्वेश्चन आता है, तो जो करंट से है वो तो मैंने स्पोर्ट वाली वीडियो में आपको जो है बता ही दिया था सारे, कि क्रिकेट के जो है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो महिला में कौन है, नाइट सेवियर है, और पुरुष में कौन है तो बाबर आजम है। T20 में कौन है तो सूर्य कुमार यादव हैं। उभरता हुआ खिलाड़ी कौन है महिला में तो रेणुका यादव हैं। ये सभी के सभी बात मैं आपको बता दिया हूँ, चूँकि ये वीडियो के पहले में मैंने बता दिया है कि आज मैं ज़्यादातर जो है टॉपिक पर डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपको जो है अच्छे से करके जाना एग्जाम के अंदर और फायदा जो है आप इसकी प्राप्त कर सके। भारत के लिए 400 T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड जो है ये आपके रोहित शर्मा के हैं। दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर वनडे क्रिकेट में करने का रिकॉर्ड भी किसके नाम है तो रोहित शर्मा के नाम ही है। सबसे कम बॉल पर दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी जो हैं ये आपका ईशान किशन है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल बन गया था, जैसा कि आप जानते ही हैं। इनके अलावा भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे पहले शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन हुए थे तो सुरेश रैना। अब सुरेश रैना भी जो है क्रिकेट नहीं खेलते हैं, आउट हो गए हैं। इनके किताब का जो नाम है, जो बायोग्राफी है इनका, जरूर ध्यान रखें। इनके बायोग्राफी का नाम बिलीव है, विश्वास वाला बिलीव, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लगाने वाले कौन थे भाई? लाला अमरनाथ। वहीं ओडीआई क्रिकेट में प्रथम शतक लगाने वाले कौन थे? कपिल देव। कपिल देव से और अभी जो है आप करंट से भी क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं कि मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल 2022 में कपिल को आमंत्रित किया गया था चीफ गेस्ट के रूप में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कपिल देव ही भारत को सबसे पहले प्रथम विश्व कप जिताया था, प्रथम बार 1983 में। वैसे विश्व कप की शुरुआत कब होती है? 1975 में। और महिला वाला विश्व कप की शुरुआत कब होती है? 1973 में। अगर आपसे कोई पूछे कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप भारत एक बार भी जीती है क्या, तो नहीं जीती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे भैया। इसके अलावा
जो अभी अभी महिला वाला आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप हुआ है महिला वाला, ये फर्स्ट एडिशन के ही विजेता भारत है, इंग्लैंड को हरा के 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का आधिकारिक भाषा क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भले ही आपको इजी लग रहा हो, लेकिन इस क्वेश्चन रखने का मतलब मेरा ये है कि आजकल जो पड़ोसी देश है उनके न सिर्फ सीमा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बल्कि पड़ोसी देश के अंदर नृत्य कौन सा होती है, पड़ोसी देश की सीमा किस राज्य से लगती है, पड़ोसी देश की कौन सी राजकीय भाषा है, पड़ोसी देश में अमुक बंदरगाह किस पड़ोसी देश में है, किस पड़ोसी देश का HDI रैंकिंग भारत से बेहतर है। इस प्रकार के क्वेश्चन हाल फिलहाल में TCS ने पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि पड़ोसी देश बर्मा का आधिकारिक भाषा क्या है, तो बर्मी ही है। बर्मी भाषा जो है आधिकारिक भाषा है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय मुद्रा पे आपको कौन से पड़ोसी देश का भाषा जो है अंकित मिलेगा, तो आप बताएंगे जी नेपाली। नेपाली भाषा में जो है भारतीय मुद्रा पे लिखी होती है पीछे, है ना। इनके अलावा बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है, तो नाम से स्पष्ट है बंगाली। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है, दिवेही। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है, डोजंगखा। डी लिखा रहता है पहले, फिर जेड लिखा रहता है, इस प्रकार से जोंगखा कहते हैं हम इसको। इनके अलावा श्रीलंका की आधिकारिक भाषा क्या है, सिंहली और तमिल है। श्रीलंका के कुछ पार्ट में तमिल भी बोले जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा गालो भाषा कहाँ बोली जाती है देश के अंदर, तो गालो भाषा जो है यह आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर बोली जाती है। साथ ही साथ श्रीलंका से अभी पूछा गया था कि श्रीलंका का जो है नृत्य फॉर्मेट कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, कंडियान। कंडियान जो है ये श्रीलंका का नृत्य फॉर्मेट है। हम्बन टोटा बंदरगाह का नाम याद रखेंगे, और ग्वादर बंदरगाह का भी नाम याद रखना है, जो पाकू में है, पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि इस पे कुछ क्षेत्र की कब्जा जो है चाइना के अंडर भी आती है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ एलिफेंटा पास भी आपका श्रीलंका में है। जाफना फ्राई द्वीप भी श्रीलंका में है। मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य और राम सेतु से भारत के द्वारा अलग होती है श्रीलंका। ठीक है, इनके अलावा भारत में सबसे ज़्यादा दूसरी बोली जाने वाली भाषा बंगाली है, और तीसरा सबसे अधिक जाने वाली भाषा जो है मराठी है 2011 के जनगणना के अनुसार। इस जनगणना में भी ये आंकड़ा शायद नहीं बदले। इनके अलावा विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लगे हाथ यहीं पर बता दूं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है ये आपका इंग्लिश है ना, फ्रेंच, इसके अलावा रसियन, अरबी, है ना, ये सब आपके जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है आधिकारिक भाषा है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकारी भाषा कौन से हैं, तो आप बताएंगे इंग्लिश और फ्रेंच, है ना। इंग्लिश और फ्रेंच जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा, यानी इसमें जो है यूएनओ कार्य का अपना जो कार्य है उनका निष्पादन करते हैं। बाद बाकी आधिकारिक भाषा इनके अलावा रसियन, स्पेनिश भी है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, अरबी भी है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, शास्त्रीय संगीत कुचिपुड़ी के विख्यात नृत्यांगना राधा रेड्डी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था। तो राधा रेड्डी को 2000 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और रेड्डी फैमिली ये सभी के सभी कुचिपुड़ी नृत्य से जो है आपका संबंधित है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गद्दाम पद्मजा रेड्डी, इनका भी नाम ध्यान रखना है, गद्दाम पद्मजा रेड्डी। इनको 2022 में पद्मश्री दिया गया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये भी कुचिपुड़ी से ही संबंधित है। कुचिपुड़ी है ना कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप कहेंगे जी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और इस नृत्य का कई जो है रूप है, ये भरतनाट्यम से भी मिलता जुलता है ना। इनके अलावा वेदांतम सत्यनारायण जी कुचिपुड़ी के जो है नर्तक हैं। इनके अलावा जो कुचिपुड़ी से जो जुड़ी हुई है, ये बता ही दिया कि रेड्डी फैमिली है, और एक गुरु वेम्पति चन्ना सत्यम का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये भी कुचिपुड़ी से ही जुड़ी हुई है। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म भूषण 2001 में दिया गया था भरतनाट्यम के लिए, है ना। इनके अलावा संयुक्ता पनिगिरी को 1975 में पद्मश्री ओडिसी नृत्य के लिए दिया गया था। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण 1986 में कथक नृत्य के लिए दिया गया था। इसे 1986 कर लीजिएगा, 1986 में दिया गया है पंडित बिरजू महाराज को कथक नृत्य में पद्म विभूषण। पंडित बिरजू महाराज जो है कालका बिंदादीन लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा सितारा देवी, ये भी कथक नृत्य के नृत्यांगना
वीरांगना है, इनको 2006 में पद्म भूषण, 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कथक नृत्य के लिए। तो ये बात भी ध्यान रखना है। अभी हाल ही में नालिनी कमालिनी, नालिनी प्लस कमालिनी, ये दोनों जो है बहनें हैं, नालिनी कमालिनी अस्थाना, इनको भी जो है पुरस्कार दिया गया है कथक के क्षेत्र में, तो ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा 1529 में बाबर और किसके बीच युद्ध हुआ था। देखिए बाबर के जो 4-5 को इम्पोर्टेंट लड़ाई है, तो उसमें न सिर्फ आपको ईस्वी याद रखना है बल्कि उनके जो कैरेक्टर हैं उनको भी ध्यान रखना है, ताकि कैरेक्टर से भी कई बार सवाल पूछे देखते गए हैं, है ना। तो महमूद लोदी किससे के साथ आपका 1529 में बाबर का युद्ध होता है। ये इब्राहिम लोदी का भाई था, लेकिन महमूद लोदी की इसमें भी हार होती है और बाबर की जो है जीत ही जीत होती है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में होती है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसी लड़ाई के फलस्वरूप जो है बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी और सल्तनत काल की समाप्ति हो गई थी इब्राहिम लोदी के ही साथ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सल्तनत के प्रथम और आखिरी शासक कौन रहे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक और आपका इब्राहिम लोदी आखिरी। खानवा का युद्ध होता है 1527 में, राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है, मेदिनी राय की हार होती है। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान शासक महमूद के बीच, जैसा कि अभी आपने देखा, ये क्वेश्चन का आधार भी यही है ना, कि 1529 में किसके किसके बीच में हुआ था युद्ध। इसके अलावा बाबर भारत में मुगल वंश के संस्थापक हैं, बाबरनामा के स्वयं लेखक हैं। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था आपसे पूछा जाता है, तो आपको बताना है तुर्की भाषा में। इसके अलावा बाबर को दानशीलता की भावना हेतु कलंदर की भी उपाधि दी गई थी। बाबर भारत में शासक बनने से पहले फरगना के शासक थे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बाबर को जो है काबुल में दफनाया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। फरगना की शासक बाबर जो है 1494 ईस्वी में बना था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। इनके अलावा जो मौलिक कर्तव्य है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसको आपको नहीं भूल के चलना है। फंडामेंटल ड्यूटीज से कई रूप में क्वेश्चन आते हैं कि अमुक फलना जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये किस पार्ट में है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि 51 के ए के 2 में क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं एग्जामिनर। 51 के 1 के 1 में क्या है, 51 के ए के 11 में क्या है। तो ये सीट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि अब तक आप 11 फंडामेंटल जो ड्यूटी हैं इनको अच्छे से देख समझ लिए होंगे कि 51 के 1 के किस पार्ट में किसे रखा गया है। लास्ट वाला याद रखने के लिए मैंने नहीं बताया था, क्योंकि लास्ट वाला आपको ऐसे ही याद है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2002 में जो शिक्षा से संबंधित संविधान संशोधन हुआ था 86वां, इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भी बना और फंडामेंटल राइट भी बना कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है। तो जो मौलिक अधिकार वाली बात है ये 21 के ए में रखा गया, और जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज वाली बात है ये 51 के 1 के 11 में रखा गया। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे मौलिक जो आपका जो कर्तव्य है उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल डालते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे ये लगाया गया था, 1976 में आया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी के तहत जोड़ा गया था, और उस समय मात्र 10 प्रकार के जोड़े गए थे। बाद में 11वां कैसे आया बता ही दिया, 2002 में आया, है ना। इनके अलावा 42वां संविधान संशोधन में ही आपको अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे 10 प्रकार के, है ना। इनके अलावा वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11, जो कहाँ पे है, भाग 4 के ए में है ना, और आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है, जो रूस के संविधान से लिया गया है। खाली 51 कहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। खाली 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, 51 के ए में मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकार 6 है, जो भाग 3 में रखा गया है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के बीच में वर्णित है, जो कई पार्ट में डिवाइड है, आप कैटेगराइज कर सकते हैं। 14 से 18 आपका समानता का अधिकार है, 19 से 22 आपका स्वतंत्रता का अधिकार है ना, 25 से 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता है, 23 और 24 आपके जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके अलावा 29 और 30 आपका अल्पसंख्यक हित है। इसके अलावा 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, 31 निश्चित है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि पहले इसमें संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा के विधिक अधिकार बना दिया गया। तब से लेकर आज तक संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 300 के ए में विधिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत हॉट टॉपिक रहता है आपके एग्जाम के लिए एसएससी के दृष्टिकोण से। 73वां संविधान संशोधन 1992 ये भी ग्राम पंचायत से संबंधित है, लेकिन 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। ग्राम पंचायत से आपका 11वीं अनुसूची शामिल है और 12वीं अनुसूची नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित है या म्युनिसिपैलिटी से संबंधित है। इसके अलावा भाग की बात करें तो भाग 9 जो है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है और भाग 9 का ए जो है ये आपका नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9 का बी जो है ये सहकारी समिति से संबंधित है। तो एक एक बात आपको क्लियर याद होना चाहिए, क्लियर कट बात कर लेना अच्छा होता है बाद में लफड़ा से। इसके अलावा शिवरामन समिति नाबार्ड की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था आपका नाबार्ड की स्थापना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और आबिद हुसैन समिति की अनुशंसा पे सिडबी की स्थापना हुई थी 1990, है ना। नाबार्ड की मुख्यालय आपका मुंबई में है और सिडबी का मुख्यालय आपका लखनऊ में है। इसी प्रकार से इरडाई को याद रखना 1999 में हुआ था, मुख्यालय हैदराबाद में है, बीमा क्षेत्र में काम करता है। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। शेयर बाजार का नियंत्रक बॉडी है इंडिया के अंदर, पहली जो अध्यक्षा बनी थी महिला माधवीपुरी बुच, ये भी ध्यान रखना है, मुख्यालय बम्बई में है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। हिल्टन यंग आयोग के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई थी। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। आरबीआई और एसबीआई दोनों की मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। तो ये कुछ जो स्थापना है ये भी ध्यान रखना है। एक बच्चे ने कमेंट करा है कि सर समाज जो भी है आपका, जो भी सोसाइटी का गठन किया गया उनको एक अलग वीडियो में लेकर के आए। भैया इतनी छोटी सी चीज़ मैंने कितनी बार आपको समझा चुका है, और छोटा सा चीज़ के लिए एक वीडियो मेक करना मुझे नहीं लगता कि जो है कुछ बड़ी बात होगी। इसीलिए जो है मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, जो बच्चे बताए कमेंट किए हैं ना। इस क्रम में सबसे पहले आपका आत्मीय सभा आता है 1815, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा आपका जो है किया गया था, ठीक है। फिर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था, और ये दोनों के जो स्थान है ये कोलकाता है, ठीक है। इसके अलावा जब ब्रह्म समाज बंट जाती है तो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के खेमे में एक एक पल्ला चला जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, इन दोनों के द्वारा। इनके अलावा 1875 में आपका आर्य समाज की स्थापना होती है दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था। आर्य समाज के संस्थापक जो है इन्होंने एक किताब भी लिखे सत्यार्थ प्रकाश। इनके अलावा 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करा महाराष्ट्र के अंदर, और ज्योतिबा फुले जो है सत्यशोधक समाज के संस्थापक, इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखे। तो ये समाज का थोड़ा सा डिटेल है। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन को नहीं भूलना है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद साहब किए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा पद्म श्री की पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? देखिए पद्म श्री की पुरस्कार की बात हो या भारत रत्न पुरस्कार की बात हो, दोनों पुरस्कार की शुरुआत 1954 में ही हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखना है। भारत रत्न एक साल में अधिकांश जो है मतलब 3 ही आदमी को दिया जा सकता है, ये बात भी ध्यान रखना है। लाइक आपका नोबेल पुरस्कार भी किसी एक सेक्टर में अधिकतम 3 ही आदमी को दिया जा सकता है, दोनों में ये समानता है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अगर आपसे पूछे कि प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था, तो दिया तो गया था पहली बार भी 3 आदमी को, लेकिन एस राधा कृष्णन को प्रथम रिसीव मिला था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जो आगे चलकर सेकंड राष्ट्रपति भी बने, और इन्हीं के डे पे 5 सितंबर को हम टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था, ये बात मैंने मौखिक रूप से बता ही दिया। भारत में पुरस्कारों की वरीयता का क्रम जो है, सबसे बड़ा भारत रत्न है, तब पद्म विभूषण है, तब पद्म भूषण है, और लास्ट में है पद्मश्री। तो ये 4 पुरस्कार हैं वरीयता के क्रम में। इनके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल के कोच को दिया जाता है 1985 में स्टार्ट हुआ था। अभी बहुत सारे कोच को दिया गया है, जैसे दिनेश जवाहरलाल क्रिकेट के अंदर दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। मोहम्मद कमर अली को भी दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। 2022 के लिए यह 25 खिलाड़ी को दिया गया है। इनके अलावा
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिनका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है, इनकी शुरुआत 1991 में हुआ था और 2022 के लिए एकमात्र जो है शरद कमल को दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में शुरू हुआ था, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इनके अलावा गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पे 106 पद्म अवार्ड बांटे गए, तो ये बात भी ध्यान रखना है। 91, 9 और +6 इस रेशियो में बांटे गए। 91 पद्मश्री, 9 आपका पद्म भूषण और 6 जो है आपका पद्म विभूषण बांटे गए थे इस बार के आपके गणतंत्र दिवस पे। ये जो गणतंत्र दिवस है ये हमारा 74वां गणतंत्र दिवस था। चीफ गेस्ट के रूप में मिस्र देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी आए थे। आपसे पूछा जाता है कि कौन से 2 वर्ष चीफ गेस्ट के रूप में कोई भी नहीं आए, तो आपको बताना है कि 2021 और 2022 इसमें कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आए। अगर पहला चीफ गेस्ट पूछा जाता है पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पे तो डॉक्टर सुकर्नो इंडोनेशिया के राजनेता भारत आए थे। 2020 में जो चीफ गेस्ट आए थे ये जायद बलोनसारो आए थे ब्राजील की, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पद्म विभूषण भूषण सब बता ही दिए कि इस बार कितना दिया गया है। इनके अलावा 1998 में गुरु कुचिपुड़ी नृत्य के पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया था 1998 में, तो 1998 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए गुरु वेम्पति चन्ना सेत्यम को जो है दिया गया था आपका पद्म भूषण, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गुरु वेम्पति चेत्ता को 1967 ईस्वी में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखिए साहित्य नाटक अकादमी में भी 2 प्रकार के पुरुष होते हैं, एक तो कॉमन वाला और एक फेलोशिप अवार्ड होते हैं। इनके अलावा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है, यह भी बता दिया। रेड्डी फैमिली इनसे जुड़े हुए हैं। एक आपका यहाँ पे मैंने प्रश्न रखा है FRBM के फुल फॉर्म में F का क्या मतलब है। इसी प्रकार से आपको ITCZ का फुल फॉर्म याद रखना है, SEZ का फुल फॉर्म याद रखना है, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसका फुल फॉर्म याद रखना है, आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखना है, आपका जो नाबार्ड के अलावा अभी एक और आता है ना आपका फुल फॉर्म याद रखने के लिए, नाबार्ड का याद रखना है, मुद्रा का, SRJ ITCZ का, FRBM का, ये सब जो है आपका फुल फॉर्म जरूर याद रखना है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर सेबी और नीति आयोग का भी फुल फॉर्म याद रखना है, नीति का भी, ठीक है। तो ये सब फुल फॉर्म आपको काम आएंगे एग्जाम में। इनके अलावा FRBM का फुल फॉर्म होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, तो ये ध्यान रखेंगे जब आय से अधिक व्यय हो किसी देश का तो किसी सरकार को ऐसी स्थिति में फिजिकल डिफिसिट की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी राजकोषीय घाटा की जो स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का टर्म आ गया है तो आपको शुद्ध GDP निकालने को बोला जाएगा, तो आप GDP में से जो है डिप्रिसिएशन को घटा देंगे यानी मूल्यह्रास को घटा देंगे तो नेट GDP निकलेगा। GNP निकालने की फार्मूला मैंने आपको बता दिया था, GNP बराबर GDP प्लस है ना देशी आदमी द्वारा विदेश में कमाए गए धन माइनस विदेशी आदमी द्वारा देश में कमाए गए धन, तो ये जो है GNP का सूत्र है, ये सब आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा भारत में T20 क्रिकेट में प्रथम शतक लगाने वाली महिला कौन है। अभी आपने देखा था कि पुरुष जो है T20 क्रिकेट में सुरेश रैना जी हुए थे, तो महिला में कौन है T20 क्रिकेट में पहला शतक लगाने वाला, तो हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर काफ़ी सारे चर्च में रही, काफ़ी सारे अवार्ड के जो हैं विजेता बनी हैं हाल फिलहाल में, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली महिला मिताली राज बता ही दिए थे। इनके अलावा वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली पुरुषों के आगामी 16वें हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा। देखिए जो 2023 में विश्व कप हॉकी हुआ है ये आपका हुआ है 15वां, ठीक है। तो जो बेल्जियम और नीदरलैंड है यहाँ पे आपका 16वां विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट कराए जाएंगे। और जो अभी अभी हॉकी टूर्नामेंट संपन्न हुआ है ये आपका भारत में हुआ है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। हॉकी 2023 में जो विजेता रहे हैं ये जर्मनी रहे हैं और उपविजेता जो है बेल्जियम रहे हैं। कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम में हॉकी के सभी मैच कराए गए, जो कहां पे हैं, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है और बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पे है, आपके राउरकेला में है। फीफा महिला 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हो चुका है, इसके विजेता भी बन चुके हैं कौन, स्पेन बन चुका है इंग्लैंड को हरा के, यानी इंग्लैंड उपविजेता बना है, जो कल मैंने इस प्रश्न को शरीक किया था और आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर दे के जाएगा। इनके अलावा T20 महिला क्रिकेट 2024 बांग्लादेश में प्रस्तावित है और T20
T20 पुरुष वाला क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने कल ही आपको इस चीज़ को बताया है कि जो अगला T20 पुरुष वाला वर्ल्ड कप होगा ये कहाँ पे होगा। पिछला वाला तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, विजेता इंग्लैंड रहा था, तो ये बात ध्यान रखेंगे। T20 महिला क्रिकेट 2023 है ना, T20 अंडर 19 महिला क्रिकेट 2023 दोनों आपका साउथ अफ्रीका में हुआ। तो T20 जो महिला क्रिकेट मेन वाला है इसके विजेता ऑस्ट्रेलिया रहे, और अंडर 90 वाले के विजेता कौन रहे थे, तो आपका भारत रहा था इंग्लैंड को हरा के, और मेन वाले में किसे हराए थे ऑस्ट्रेलिया, तो साउथ अफ्रीका को जो मेजबान देश था। इनके अलावा हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया, तो 343 के तहत। देखिए एक आर्टिकल इस क्रम में 355 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। 355 आर्टिकल क्या कहता है हमारा, कि जब देश में किसी बाहरी आक्रमण या फिर कोई भी बाहरी आपत्ति के कारण या फिर आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति समझ रहे हैं ना, कि देश में दंगा हो गया, तो ऐसे स्थिति में राज्यों को, है ना, राज्यों को प्रोटेक्शन देना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। ये कहाँ पे है, आर्टिकल 355 में है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि मणिपुर की अभी बात आपको याद ही होगा, तो ये वाली आर्टिकल आपके एग्जाम में आ सकती है 355, है ना। 356 तो आप समझते ही हैं राष्ट्रपति शासन है, और 360 भी आप समझते हैं वित्तीय आपात है, और 352 जो है राष्ट्रीय आपात है। तो ये तीनों आपातकालीन मतलब आपका आर्टिकल है, जो जर्मनी के बैमर संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय भाषा आयोग का मुख्यालय आपको कहाँ पे मिलेगा, मैसूर कर्नाटक के अंदर मिलेगा। शास्त्रीय भाषा 6 है, मैंने बता दिया था, साउथ के सारे भाषा शास्त्रीय भाषा की दर्जा प्राप्त है। इनके अलावा ओडिसी और संस्कृत भी, तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ओडिसी, संस्कृत, ये 6 शास्त्रीय भाषा है। संघ की राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी, और लिपि क्या है, देवनागरी। किस आर्टिकल से जानकारी प्राप्त होती है, 343। हाल में ही DRDO के द्वारा विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया, तो ये आपका उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया था। उड़ीसा में एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, इसका नाम बदलकर अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अभी चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है ये कहाँ से हुआ है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ है। ये बात भी ध्यान रखना है आपको। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, ये तीनों का जो लॉन्चिंग स्थान है एक ही है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा DRDO की स्थापना से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। 1958 इसी प्रकार का संस्था है आपका इसरो, 1969, है ना। तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे, ये दोनों रक्षात्मक बॉडी हमारे इंडिया के अंदर जो आपके देश हित के लिए जो है काम करते हैं, इनको ध्यान रखना है। दोनों के अध्यक्ष को भी ध्यान रखना है, समीर भी कामत DRDO के हैं और सोमनाथ साहब आपके इसरो के हैं, तो दोनों बात आपको ध्यान रखना होगा। इनके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, शैवाल किस समूह की वनस्पति है, तो आपको कहना है जी शैवाल जो है ये थाइलोफाइटा है, क्योंकि इसके ग्रुप काफी विषमता दर्शाती है। शैवाल कई प्रकार के होते हैं, लाल भी होते हैं, हरित शैवाल भी होते हैं, कुछ शैवाल में प्रकाश संश्लेषण होते भी हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं, तो ये काफी विषमता भरा ग्रुप है, और इन सभी ग्रुप को जो है थाइलोफाइटा समूह में हम रखते हैं, ठीक है। शैवाल के अलावा हम कवक और जीवाणु को भी थाइलोफाइटा में ही रख देते हैं। थाइलोफाइटा सजीव जगत की सबसे बड़ा समूह है, ये बात भी ध्यान रखना है। इस समूह में संवहन उत्तक का अभाव होता है, तथा इनके जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें जड़, तना, पत्ती आदि विभक्त नहीं होते हैं। जैसे आपने काई को देखा होगा जो चापाकल हैंड पाइप के पास रहता है, ये भी अलगी का उदाहरण है, शैवाल का उदाहरण है। तो इसमें जड़, पत्ते आपको अलग अलग नहीं दिखते होंगे, लेकिन है मतलब कुछ न कुछ तो जीव है जो शैवाल है ना। इस समूह के शैवाल से मतलब थाइलोफाइटा में कवक, जीवाणु, शैवाल आते हैं, यही बात लिखा है। इस समूह के पौधों में पुष्प तथा बीज भी नहीं होते हैं, इसीलिए इसे क्रिप्टोगेम्स का उदाहरण माना जाता है, ठीक है। लाल शैवाल को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो आप बताएंगे रोडोफाइटा कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, रोडोफाइटा। और आपका एक ब्राउन शैवाल होता है, ब्राउन शुगर भी होता है जो नशीली चीज होती है, एक ब्राउन शैवाल है, ब्राउन शैवाल को हम कहते हैं फियोफाइटा, क्या कहते हैं, फियोफाइटा, ठीक है। शैवाल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, क्या कहते हैं हम, फाइकोलॉजी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अंतरिक्ष में कौन से शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है, आपको बताना है जी, क्लोरेला, कौन सा, क्लोरेला, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न वही नाबार्ड की बात आ गई। मैंने अभी अभी आपको नाबार्ड के बारे में सभी कुछ समझा दिया है, लेकिन नाबार्ड से एक चीज और भी आपको ध्यान रखना है, बार बार पूछा गया है, ई शक्ति मिशन जो है ये आपका किस मंत्रालय या फिर किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया, तो आप बताएंगे नाबार्ड के द्वारा किया गया है। ये लेटेस्ट स्कीम है ई शक्ति, जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह वाला जो ग्रुप होता है उनमें डिजिटलीकरण के भावना से इसको जो है चालू किया गया है नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। इनके अलावा
ग्रामीण बैंक माइक्रो फाइनेंस बांग्लादेश के संस्थापक कौन है? मोहम्मद यूनिस। पिछले साल 3 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि मोहम्मद यूनिस अपने आप में एक अलग कैरेक्टर है, काफ़ी उच्च कैरेक्टर है। भारत में सबसे विस्तृत सिंधु घाटी स्थल कौन सा है? तो ये राखी गढ़ी हरियाणा है। सिंधु घाटी की सबसे बड़ा स्थल कौन है? अगर ओवरऑल देखा जाए तो मोहनजोदारो है, जो कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा है। और धौलावीरा यूनेस्को में शामिल भारत की अंतिम साइट है ना। 2021 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को के अंदर धौलावीरा को, और ये प्रथम हड़प्पन साइट भी है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। धौलावीरा एकमात्र ऐसा हड़प्पन कालीन साइट है जहाँ पे आपको खेल का मैदान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि हड़प्पा वासी भी जो है प्लेग्राउंड का इस्तेमाल करते थे, है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। गुजरात आजकल काफ़ी ट्रेंड में है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो गुजरात को नहीं भूलना है। गुजरात में CNG टर्मिनल हाल फिलहाल पिछले साल लगा था। गुजरात में पालिताना का जैन मंदिर है। गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर है। और मोढेरा जो है ये सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव है ना। गुजरात के अंदर आपका सोमनाथ मंदिर है। गुजरात के अंदर आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है गुजरात के रिगार्ड में, है ना। इनके अलावा धीनोधर की पहाड़ियाँ अगर आपसे पूछ दे कि भाई कहाँ पे है धीनोधर की पहाड़ियाँ, तो धीनोधर की पहाड़ियाँ या गुफा आपसे पूछ दे कि कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कि गुजरात में है। कच्छ के रण भी गुजरात में है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी गुजरात में है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सबसे दक्षिणी छोर हड़प्पा काल का दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। उत्तरी छोर मांडा है जो आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। पूर्वी छोर कौन सा है? आलमगीरपुर है जो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिमी छोर कौन सा हो जाएगा? तो सुरकोतदा हो जाएगा जो कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर है। पतन नगर, पतन मतलब बंदरगाह नगर कौन से थे? तो लोथल और सुरकोतदा थे। मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूँ। लोथल आपके भोगवा नदी के किनारे है और भोगवा अपने आप में साबरमती का सहायक नदी है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भोगवा किसके सहायक नदी है। यह नगरीय सभ्यता थी और जबकि वैदिक सभ्यता जो है ये ग्रामीण सभ्यता थी। लिपि कैसा था इनका? भाव चित्रात्मक था जो अब तक पढ़ा नहीं गया है। सोना तांबा आदि से परिचित थे सिंधु घाटी के लोग। कपास की खेती सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। मुख्य फसल जौ था। मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन था। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्कन की पठार की प्रमुख नदी है? तो कृष्णा नदी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, है ना। ये जो है पूछा गया क्वेश्चन का सीट है, ये वाला जो आप सीट देख रहे हैं जिसको मैं अभी पेन चलाया हूँ क्योंकि आप इसमें टैग भी देख रहे हैं, है ना। तो ये जो है आपका कृष्णा नदी हो जाएगा। दक्कन की पठार जो है ये आपका कहाँ से कहाँ तक जो है, तो आप बताएंगे कि दक्कन की पठार का मैं ढलान के हिसाब से बता ही दिया था कि पश्चिम में ज़्यादा पूर्व में कम है। मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम की तरफ चलती है और जो भी दक्षिणी स्टेट है वहां तक ये फैला हुआ है आपका मतलब दक्कन का पठार। ये भारत का जो है विस्तृत पठार है। छोटा नागपुर की पठार को भारत का रूढ़ कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पश्चिमी घाट काफ़ी इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए शामिल किया है। बेसिकली यहाँ पे मुझे पश्चिमी घाट को बताना है। पश्चिमी घाट, यहाँ से कई सारे नदियाँ का जो है उद्गम होती है जो आपसे पूछा जाता है। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये सभी के सभी जो है आपके पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट की नदियाँ, है ना, कैसा होता है तो आप बताओगे, है ना, चाल में धीमे होता है। क्या होता है? चाल में धीमे होता है ना। और हिमालय की नदियाँ जो होती है क्या होती है? चाल में फास्ट होती है। क्या होती है? चाल में फास्ट होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि हिमालय बलित पर्वत का उदाहरण है जो हमेशा, है ना, जो है लाइव कंडीशन में है। तो यहाँ की जो पानी की बहाव है काफ़ी तेज होंगे इनके नदियाँ में। और पश्चिमी घाट वाला नदी साफ भी होगा, इसमें गाद वगैरह कम होंगे और जो है धीमे भी होगा। क्योंकि नदी में भी ये बाइफरकेट करने से आपसे क्वेश्चन आ चुका है कि पश्चिमी घाट के नदी या पूर्वी घाट के नदी में मुख्यतः क्या डिफरेंस है। तो बहुत सारे डिफरेंस आप निकाल सकते हो। पश्चिमी घाट की जो नदी है वो साफ रहते हैं। पूर्वी घाट की नदी में गाद वगैरह आप हिमालयी नदी में गाद वगैरह रहते हैं। हिमालय की नदियाँ श्रेणी वाला जो निकलती है ये क्या होती है? इनके जलधारा की रफ्तार फास्ट होती है, पश्चिमी घाट वाले की स्लो होती है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पश्चिमी घाट को मैंने बता दिया था कि आपसे गुजरात से तमिलनाडु तक इस प्रकार से फैला हुआ है। इसमें कई सारे श्रेणी बांटे हुए हैं। कोंकण तट है ना। इसके अलावा कन्नड़ तटीय तट है। इस प्रकार से तट वगैरह जो मैंने बढ़ा रखा है ये पश्चिमी घाट के तट हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो कृष्णा नदी है और जो गोदावरी नदी है दोनों महाराष्ट्र से निकलती है, एक नासिक से और कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से। इसके अलावा पश्चिमी घाट की लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो बताइएगा 1600 किलोमीटर है लगभग। पश्चिमी
पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, ये बताना है आपको। अनाईमुदी कहाँ पे है? तो केरला के अंदर है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये बात भी ध्यान रखना है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ पे है? तो नीलगिरी पहाड़ी, और नीलगिरी पहाड़ी अपने आप में कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। अगला है हमारा ओलंपिक में भारत को प्रथम गोल्ड कब मिला था? देखिए ओलंपिक में जो भी पहला कारनामा हुआ ये भी आपके हॉट ट्रेंड में रहेंगे। तो पहला ओलंपिक पदक जो स्वर्ण पदक के रूप में 1928 में भारत को हॉकी में आया था, है ना। ये जो ओलंपिक के बाद की सफर है तो हॉकी में लगातार आपके जो है स्वर्ण पदक आते रहे। 1980 तक जो है हमने 8 स्वर्ण पदक 1928 से 1980 तक हॉकी में जीत लिए, लेकिन इसके बाद जो है हॉकी में लगभग पदक पे ब्रेक लग गया था और टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमने हॉकी के अंदर एक ब्रॉन्ज जीतकर फिर से हॉकी में खाता खोला है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इनके अलावा जो 1928 में पहला हॉकी हुआ था, मतलब पहला नहीं, मतलब पहला गोल्ड जीतने वाला हॉकी जो भारत का रहा, इसके कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे, एम्स्टर्डम में हुआ था। भारत में ओलंपिक में 10 स्वर्ण पदक, 8 हॉकी में, एक अभिनव बिंद्रा और एक आपका नीरज चोपड़ा। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला जो है कर्णो मल्लेश्वरी है, तो 2000 में सिडनी ओलंपिक में पदक जीती थी, ब्रॉन्ज पदक। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत अधिक होती है? आपके ऑप्शन में एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटमिनस पीट हो सकता है। तो एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है, यानी एंथ्रासाइट सबसे सुपीरियर कोयला है। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, जैसे मैंने बताया, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटमिनस और पीट। पीट वाला जो कोयला है ये सबसे घटिया कोयला होता है। सबसे अधिक एंथ्रासाइट में हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप हैं, और भी कई अपरूप हैं जैसे फुलेरीन है। ये सब जो है कार्बन के ही एलोट्रॉप हैं, जो मैंने कल पढ़ाया भी था एक अलग क्वेश्चन लेके कि कार्बन का एलोट्रॉप कौन सा है। जिसमें ग्रेफाइट की आपका विशेषता बता दिया था कि ये सुचालक भी है, नाभिकीय रिएक्टर में इसका इस्तेमाल भी होता है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपका चीन में हुआ था। तो आपसे 2026 का पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे मिलान में होगा, इटली के अंदर होगा। इसके अलावा शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत के तरफ से कौन भाग लिए थे? तो एकमात्र खिलाड़ी आरिफ भाग लिए थे। इनके अलावा प्रसिद्ध नृत्यांगना स्मिता राजन का संबंध किस नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम से है। मोहिनी अट्टम नृत्य के बारे में क्या है कि खाली महिलाएं ही भाग लेते हैं, ठीक है, खाली महिलाएं ही भाग लेते हैं, जो आपके अभी जो एग्जाम्स खत्म हुआ है CHSL में पूछा गया था। इसके अलावा मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम और कथकली, कथकली, ये दोनों आपका कहाँ का है? केरला का है। मोहिनी अट्टम में भगवान विष्णु के मोहिनी की पूजा की जाती है। इसके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है। झावेरी बहन रेड्डी फैमिली, तो झावेरी बहन आपका मणिपुरी से, रेड्डी फैमिली आपका कुचिपुड़ी से। स्वतंत्र भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना 1948। तो यहाँ तो ये सिर्फ बेस है। क्वेश्चन मेरा यहाँ बताने का ये तात्पर्य है कि भारत में सबसे लंबी नदी परियोजना, सबसे ऊंची नदी परियोजना, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो हीराकुंड सबसे लंबा बांध परियोजना है जो महानदी पर उड़ीसा के अंदर है, और सबसे ऊंचा जल बांध परियोजना आपका भागीरथी और भिलांगना के संगम पे टिहरी बांध परियोजना जो उत्तराखंड में है। इसके अलावा सबसे ऊंचा ग्वारियर बांध परियोजना आपका भाखड़ा नांगल जो सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर, ओमकारेश्वर, नर्मदेश्वर, ये सब नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी का उद्गम भी आपको ध्यान रखना है, अमरकंटक है जो मध्य प्रदेश के मैकाल रेंज से निकलती है और आपका जो है अरब सागर में गिरती है, उल्टा दिशा में बहती है, पश्चिम की तरफ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। आपसे पूछा गया था कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी, तो नर्मदा और ताप्ती जो है ये भ्रंश घाटी को फॉलो करते हुए बहती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ प्रश्न जो आपको हेल्प कराएंगे आपकी एग्जाम में। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।